नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब हम भूमि पर पहला कदम रखते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। जब खुले गगन में तारे, सितारे, सूर्य, चांद को देखते हैं तो भगवान याद आते हैं। जब खुली हवा में सांस लेते हैं तो भगवान का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि इंसानी शरीर 90% नीर यानी पानी से बना है और इंसान एक वक्त भूखा रह सकता है, प्यासा नहीं। और जब नीर प्यासे कंठ की प्यास को बुझाता है, भगवान को शुक्रिया अपने आप दिल से निकल आता है। सच ये है कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जिसने जिंदगी दी है, यानी कि जिनसे जिंदगी हमारी है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु और ना से नीर, क्या हम इनको बर्बाद करने में लगे हैं? तो जवाब है हाँ, हम इनको बर्बाद कर रहे हैं। तो सवाल है कि अगर इनको बर्बाद कर देंगे तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि इन्हीं से मिलकर प्रकृति बनती है और प्रकृति से ही हम पैदा होते हैं, उसमें पलते हैं, उसी में मिल जाते हैं। तो क्या हम प्रकृति के विनाश के जरिए खुद के विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर की, अब भी नहीं संभले तो फिर आगे विनाश है। हम इंसान वाकई में काफी अजीब हैं। पीने का पानी स्वच्छ चाहिए, हम आरओ देखेंगे, यूवी देखेंगे और ना जाने क्या क्या देखेंगे। नदियों में गंदगी फिर हम डालेंगे। सांस लेने के लिए हवा स्वच्छ चाहिए, लेकिन प्रदूषण फैलाते वक्त बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जमीन उपजाऊ चाहिए, लेकिन उसको बंजर बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़े अजीब हैं। खुद को हर दिन साफ करेंगे और प्रकृति को हर दिन गंदा। हमें घर साफ चाहिए, गली साफ चाहिए, हवा साफ चाहिए, पानी साफ चाहिए, चारों तरफ हरियाली चाहिए, लेकिन काम करेंगे इनको बर्बाद करने का। आज बात इसी मुद्दे पर कि आज के वक्त में पर्यावरण को बचाने का हमारे पास विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। जितनी देरी से हम इस मजबूरी को जरूरी समझेंगे, उतना खुद का नुकसान करेंगे। ये क्या वाकई में हम समझ रहे हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भूगोलविद प्रोफेसर चंद्र विजय ढाबरिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण प्रेमी और साइकिलिस्ट नरपत सिंह जी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को साइकिल के जरिए नापा है। हमारे साथ मौजूद हैं उर्वरक विशेषज्ञ मीनाक्षी आचार्य जी, वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरणविद विभूति सिंह जी और पर्यावरणविद नीलम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी आचार्य जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी को हम बंजर बनाते जाएंगे। क्या वाकई में इस वक्त हम बिल्कुल भी सोच रहे हैं कि मिट्टी की महत्ता क्या है, या बस उसको बर्बाद करने पर लगे? नमस्कार। एनवायरनमेंट डे में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन बधाई के पात्र हम तब बनेंगे जब हर एक प्राणी, इस जो पृथ्वी का है, हर एक मानव, जब इसकी अहम जो भूमिका है एनवायरनमेंट डे की, उसको समझने में सक्षम होगा। आज हम उस कगार में पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत ही भयानक स्थिति है। आने वाले जो 40-50 साल हैं वो इतने भयानक है कि अगर अभी से हमने अगर अपनी मिट्टी की सुरक्षा नहीं की, उसका संरक्षण नहीं किया, तो 40-50 साल के बाद में हमारे पास में पोषक तत्व कोई नहीं रहेगा, खाने पीने की चीज़ें हमारे पास नहीं रहेंगी। और उसका कारण ये है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो मिट्टी है, उसकी जो उर्वरकता है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हमारी जो मिट्टी है उसमें कम से कम 3% उसमें उर्वरकता होनी चाहिए, लेकिन आज स्थिति ये है कि पूरे वर्ल्ड में 50% जो मिट्टी है वो बिल्कुल मरती जा रही है। हमारे ही देश में 0.3 है उर्वरकता जो मिट्टी की। अब अगर उर्वरकता ही मिट्टी की नहीं रहेगी तो आज एक बहुत बड़ा एक पहल हमें सबको करनी है। हर इंसान को, हर आदमी को ये नहीं सोचना है कि मैं किसान नहीं हूँ। आज हर किसी को एक किसान बनना है, और किसान जरूरी नहीं कि आपको हल लेके उसके लिए आगे बढ़ना है। ये उर्वरक क्षमता खत्म कैसे हुई मैम? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भविष्य में सिर्फ कैप्सूल के सहारे हम जिंदा रहेंगे। जी, असल में ये है कि हमारी जो मिट्टी है, जो
1 इंच वाली जो फर्स्ट जो लेयर होती है वो गोल्डन उसको बोला जाता है। उसमें कम से कम 9 से 10 बिलियन जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा जो उसमें जो जीवाणु हैं वो रहते हैं। अब वो जो जीवाणु है वो खत्म होते जा रहे हैं, और वो जो खत्म होते जा रहे हैं तो उससे हो ये रहा है जो हमारी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे रेत में परिवर्तित होती जा रही है। हमारे ये जो जीवाणु है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप जो इनका कार्बन है, ऑक्सीजन है, इनका मल मूत्र है वो मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन अब मिट्टी में वो नहीं मिल पाता है। हमारी जो खेती है, आधुनिक जो खेती है वो इस तरीके की हो गई है। अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो 14-14 इंच तक की खुदाई हो जाती है। अब जो 14-14 इंच तक की जब खुदाई हो जाती है किसानों के द्वारा, वो उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनको शायद हम अवेयर नहीं करा पा रहे हैं। हमारा मकसद यही है, मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मेरा मकसद इसी तरीके से होना चाहिए कि मैं उनको समझा सकूं, उनको बता सकूं, और ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि जो आप इतनी जो भयंकर तरीके की जो आप खेती कर रहे हैं उससे जो हमारे जीवाणु हैं वो खत्म हो रहे हैं, और वो खत्म होंगे तो हमारी मिट्टी मरती जाएगी। मिट्टी मरेगी तो भविष्य में हमारा जीवन। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान साजिश का शिकार हो गया, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश था, देश को तोड़ा कैसे जाए, तो फिर कृषि पर ही अटैक किया गया। अलग अलग दौर में हमने देखा है कि अलग अलग तरीके के रसायन आए, फिर बीटी एक लंबे दौर तक आया और भी चीज़ें आई। लेकिन विभूति सिंह जी, सर आप वन्य जीव प्रेमी हैं, पर्यावरणविद हैं आप, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2050 अगर यही स्थिति रही तो 10 लाख से ज़्यादा स्पीसीज खत्म हो जाएंगे हमारे बीच से। क्या वाकई में आपको लगता है कि यार 2050 तक ये सब कुछ चलता रहा तो हमारा भी बाहर निकलना घरों से मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि अभी ही 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है और इस स्थिति में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और एक सच्चाई यह भी है कि 2050 तक ही नहीं, शायद उससे पहले ही हमारी हालत ऐसी हो जाए कि हमें शायद सांस लेने के लिए छोटे छोटे सिलेंडर्स खरीदने पड़ेंगे। शायद जैसे जो कोरोना की स्थिति हमने सिर्फ कोरोना काल में झेली है वो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलनी पड़ेगी। अगर हमने इस स्थिति का मुकाबला नहीं करा, इस स्थिति से बाहर नहीं आए, तो हमें जीने के लिए, खाने के लिए, बाहर जाने के लिए, खेलने कूदने के लिए, तिल तिल ज़िंदगी जीने के लिए हमें इन चीज़ों का मोहताज होना पड़ेगा। ये जो जैव प्राकृतिक चीज़ें हैं इनका हमें इनका सेवन करना पड़ेगा, हमें कैप्सूल्स खाने पड़ेंगे, और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, अच्छी सांस के लिए, पानी पीने के लिए हमें बनाने जाने क्या क्या करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रीज़न ये है, आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पर कहते हैं ना मिसयूज़ किसी चीज़ का करना वो ज़्यादा घातक होता है। हम उसका सही यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसका गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ कमाने में, पैसा कमाने में, ज़िंदगी की रेस में आगे बढ़ने में उलझाए रखते हैं, ना कि उन्हें ये नहीं समझा पाते हैं कि जो प्रकृति से हमें मिला है वो हमें प्रकृति को देना भी है। अगर हम प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते तो हमें कम से कम प्रकृति से को खराब करने का, उसे नष्ट करने का, उसे विनाश करने का कोई हक नहीं है। और जैसे कि मैडम ने बताया कि हाँ, प्लास्टिक तो इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। हम लोग ग्रीन वेस्ट भूल गए हैं। अगर हमें पता भी है तो हम इतना समय देना नहीं चाहते। हमारी भागा दौड़ भरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए पैसा इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम छोटे छोटे एक्ट करने से भागते हैं, शर्माते हैं। हमें लगता है अगर हम पहले के टाइम में कॉलेजेस में, स्कूल्स में अलग से पीरियड हुआ करते थे साफ़ सफाई के लिए, अलग से कैंप्स लगा करते थे साफ़ सफाई के, और आज वे सब खत्म हो चुके हैं। आज सब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हाई टेक्नोलॉजी, ये पार्क, वो पार्क, इस तरह की चीज़ों ने हमें अंधा कर दिया है। पर प्रकृति अपना बदला ज़रूर लेगी, और वो शायद ले रही है मैम, वक्त बहुत जल्दी आ रहा है, अभी भी ले रही है। हर साल 500 से ज़्यादा बड़ी आग लगती है जिसमें ना जाने कितना नुकसान होता है। और बहुत चंद्र विजय जी, सर बतौर भूगोलविद आपको क्या महसूस हो रहा है कि बीते 100 सालों में क्या कुछ बदल गया है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या वाकई में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, क्या ये कहना अतिशयोक्ति है कि आने वाले वक्त में हम रात को काम करेंगे और दिन में सोएंगे, क्योंकि दिन में बाहर निकल ही नहीं पाएंगे? पहले तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ जी। आपने 100 साल का जिक्र किया। 100 साल में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, हमने आधुनिक जो हमारी दिनचर्या उसको चेंज किया। इस सब में हम लोग भूल गए कि हम प्रकृति का
दोहन ना करें। हमने प्रकृति का भरपूर उपयोग किया, हमने उसको कैपिटलाइजेशन में या मनी मेकिंग के अंदर काम में ले लिया। और हर आदमी का आज की तारीख में पर्सपेक्टिव ये है कि सब जंगल है तो पेड़ काटो, लकड़ी बेच दो, मेडिसिन बना दो, लगाने का कोई नहीं सोचता। मेरे को अच्छी तरह याद है जयपुर अजमेर की जब हाईवे बनी थी, दोनों तरफ नाना करते हुए 40,000 पेड़ थे। उसको डबल किया हमने, आज से 30-35 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। दोनों साइड के पेड़ पूरे काट दिए। अखबारों में ये आया साहब कि इसकी जगह हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोलेंगे या सरकारी तौर पे वापस पेड़ नए लगाएंगे। वो पेड़ आज तक नहीं लगे। अब उस रोड के ऊपर चलना इतना भारी है और इतना वहाँ का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आप आसानी से जा नहीं सकते बिना एसी गाड़ी के। जी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने वही अगेन पैसा बनाने के लिए डेवलपमेंट करते गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है, लेकिन उसका हमने सस्टेनेबल यूज़ नहीं किया। लेकिन सर एक रेशियो होता है ना कि आप इतने % जंगल तो रखेंगे ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या ये रेशियो भी खत्म होता जा रहा है? बिल्कुल, रेशियो तो बिल्कुल अलार्मिंग स्थिति जो है कि मेरा खुद का रिसर्च जो है वो मैंने 92 में किया था इस पर जी। और लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर्स से उसका डेटा निकाला था। राजस्थान तो बड़ी सीवियर कंडीशन में। हमारा आइडियल जो फॉरेस्ट होना चाहिए वो अराउंड 30% होना चाहिए। जी। हिल एरियाज़ के ऊपर हमारा अरावली पूरा राजस्थान के अंदर से निकल रहा है, वो हमको 50% तक मैनेज करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल उल्टा है, हम पहाड़ियाँ काट देते हैं पूरा अर्बनाइजेशन के लिए, पूरी बस्तियाँ बसा देते हैं। जी। जयपुर के पास में जालाना की हालत देख लो आप सिनोली जो अपन इंदिरा गांधी नगर के आगे 10 सालों में बहुत से पहाड़ों को हमने ज़मीन होते हुए देखा है। बिल्कुल। और उसके अंदर इतने गड्ढे बना दिए 300-300 मीटर के कि वो वापस रिवाइव भी नहीं हो सकते। ठीक बात। तो इस तरह के आप डेवलपमेंट करेंगे तो आप किसको दोष देंगे? हम अपना क्षणिक फ़ायदा देखने के लिए आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियाँ, उनको बर्बाद होते हुए देखेंगे। जी। ऐसा मेरा सोच है। इसके लिए हमको पब्लिकली मतलब फ्रॉम माय होम हमको कुछ ऐसा टारगेट लेना पड़ेगा और इनिशिएट करना पड़ेगा कि घर में कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है तो उसके लिए पेड़ लगाएं। जी। कोई फंक्शन है तो शुरुआत उसके पेड़ से करें। पूजा तो करें ही, पूजा के साथ में पेड़ से शुरुआत करें, तो उससे आप एक अवेयरनेस फैला सकते हैं। अब दो सर हाल ही हो गए, खैर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आई है, लेकिन आप घरों में जाइए आपको आर्टिफिशियल ग्रास मिलेगी। हाँ बिल्कुल। बाहर पौधा नहीं मिलेगा, अंदर पूरा घर ग्रीन मिलेगा, लेकिन वो आर्टिफिशियल ग्रास है। प्लास्टिक की घास। जी, ये सच्चाई है। हमारे साथ नरपत सिंह जी हैं। नरपत सिंह जी, पहले तो आपको देख के ही ना सुकून मिल रहा है, ठंडक महसूस हो रही है कि चलिए हमारे बीच में एक हैं जो प्रकृति से इतना प्रेम करते हैं कि खुद को उन्होंने हरे रंग से रंग दिया है। और आप साइकिल से पूरा हिंदुस्तान देख चुके हैं। ज़रा बताइए, जब आप साइकिल पे चल रहे होते हैं उस संदेश के साथ कि हमें पर्यावरण को बचाना है, ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम उत्सर्जन करना है, और आपके बगल में से वो सारी गाड़ियां चल रही होती हैं जो उन गैसों का उत्सर्जन कर रही होती है, ये संदेश पहुंचता है वाकई में उन लोगों तक जिनके लिए आप लगातार चल रहे हैं, लगातार साइकिल पे दौड़ रहे हैं? वैसे मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक 2013 से अभी तक मैंने 5 राइड की है। जी। सबसे बड़ी राइड मेरी 27 जनवरी 2019 से 20 अप्रैल 2022 तक रही है, जो पर्यावरण और जल संरक्षण की विश्व की सबसे लंबी यात्रा अच्छा, आप थी। अपनी बात पूरी कीजिएगा, इनके फेस को जूम कीजिए, कुछ संदेश लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि पढ़ा जाए इसको कि उन्होंने अपने चेहरे पर लिखा क्या है। जूम कीजिए इसको। ये क्या लिखा हुआ है आपने? एक तरफ सेव ट्री और दूसरी तरफ क्या लिखा है सर? सेव एनवायरमेंट और पीछे भी इको। ठीक है, अच्छा, पीछे पर्यावरण बचाओ और माथे पे लिखा हुआ है पर्यावरण बचाओ। ठीक है, अब आप अपनी बात शुरू कीजिए। जब मैंने फर्स्ट 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी, उस टाइम गाड़ी का बैकअप था। गाड़ी मेरी पूरी प्लांट से भरी हुई थी। जी। जो मैं गांव से गुजरता हुआ पौधे लगाता आगे बढ़ रहा था, तो लोग बड़े प्यार से मान सम्मान देते थे कि हम तो गाड़ी से चलकर प्लांट यहाँ पर मिलने के बावजूद भी प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं, आप एक साइकिल के माध्यम से चल के ये प्लांट लगा रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो और साथ में एक लगाने वाले को एक बच्चे की तरह पालने का संकल्प दे रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। जी।
तो वो मेरी यात्रा 6 राज्यों की थी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। एक जम्मू कश्मीर से हरा संदेश लेकर के कच्छ के रण में, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ दिखाई न देता है, पानी की तरह एक धरातल दिखाई देता है, वहाँ पर मेरी यात्रा एक समापन की थी। उसके बाद में 27 जनवरी 2019 को निकला था साइकिल के माध्यम से, सिंगल साइकिल, कोई बैकअप नहीं था। वो जो पर्यावरण और जल संरक्षण की विश्व की सबसे लंबी यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान मैंने 10,000 के लमसम प्लांटेशन किए। वो प्लांटेशन मैंने ऐसी जगह किए जहाँ मैंने दौरा लगाएगा पौधा एक पौधे या फोटो तक सीमित ना रखे, मेरा पौधा एक 99% सक्सेसफुल हो जी। ऐसी जगह लगाने से पहले मैंने एक सुरक्षा ढूंढी, मेरा पौधा लगा गया यहाँ पर पूरा एक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, मेरे पौधे को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे साइकिल पर है 60 किलो वेट, और 25 से 30 किलो साइकिल पे वेट होने के बावजूद भी जब इतने लोडे वाहन सड़क पे मेरे पास से गुजरते हैं तो साइकिल भी हिल डुल जाती है। फिर मैं मेरा टारगेट हिल डुला नहीं, मैं मेरे टारगेट तक पहुंचा। रोज़ के 102 पौधे लगाता था। अभी तक कितने पौधे लगा चुके हैं? मैं 94,100 पौधे लगा चुका हूँ। इस यात्रा के दौरान मैंने 10,000 के लमसम प्लांटेशन किए। आज कितने पौधे वितरित किए? आज मैंने 500 पौधे वितरित किए। सुबह 7 बजे मैं ग्रीन चेहरा करके स्टेशन सर्किल पे पहुंच गया था, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि ग्रीन चेहरा क्या चक्कर है। लोगों वाहन रो रो के पास मारते थे, तो उनको कहता था आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इस संकल्प को लेकर के मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपको मैं पौधा दूंगा, आप भी संकल्प लोगे कि हम सब मिलकर जितना हो सके इतना पर्यावरण में अपनी भूमिका निभाएंगे, कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, पर्यावरण में अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं। कि जरूरी नहीं कि ज़्यादा प्लांटेशन करके हम पर्यावरण संरक्षण अपनी भूमिका दे सकते हैं। हर व्यक्ति अपने घर के बाहर से निकासी नाले की बहने वाली नाली एक स्वयं के खुद पर विश्वास रखे कि मैं खाली नाली ये मैं खुद करूँगा, ये मेरी फैमिली मेरा परिवार साफ करेगा, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूँगा। बाज़ार जाऊँगा तो मैं प्लास्टिक ना यूज़ करूँगा, ना करने दूँगा। मैं एक कपड़े की थैली लूँगा, सप्ताह में कम से कम एक दिन पैदल चलूँगा या साइकिल का उपयोग करूँगा। जी। कम से कम दूरी को पैदल या एक साइकिल के माध्यम से दूर करूँगा। कम से कम मेरे परिवार को बाइक ना यूज़ लेकर के, 4 व्हीलर यूज़ ना कर साइकिल उपयोग करेंगे, पैदल उपयोग करेंगे। अनावश्यक घर में लाइट ना चलने देंगे, और जितना हो सके इतना नेचुरल हवा पर का विश्वास करेंगे। एसी गाड़ी में और घर पे ऑफिस में एसी का उपयोग नहीं करेंगे। आज के टाइम में बढ़ती और दुनिया में और बढ़ती जनसंख्या में एक सस्ता बड़ा नहीं, ये तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी अगर आप कहेंगे कि गाड़ी में एसी का इस्तेमाल मत कीजिए, घरों में मत कीजिए। आप ये कह सकते हैं मिनिमम कीजिए, जहाँ ज़रूरी है बस उतना कीजिए। देखो सर, मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ जी, तो ये मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं कर सकती है। सिटी वाले को तो एक मजबूरी हो गई है। अगर आज की इस भागदौड़ ज़िंदगी में अगर बात की जाए शहर की, तो उनकी इतनी मजबूरी हो गई है। तो जैसे अगर वाहन कहीं जा रही है कहीं मार्केट में, तो जैसे बत्ती लगती है तो उस बत्ती में जैसे उस पास में बाइक रोकने बाद में तो बाइक वाले को हालत ख़राब हो जाती है, क्यों एक बाइक गाड़ी फाट चलती है और प्लस पॉइंट उसके अंदर ऐसी चलती है, जब रुकती है तो इतनी गर्म हीट देता है, तो पास में वाले बाइक को अजीब सा फील होता है कि मैं कहाँ पर रुका हूँ। और आप तो साइकिल पे होते हो, वापस मैं आपके पास आऊँगा। नीलम जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि पर्यावरण को इस तरीके से बचाया जा सकता है? क्योंकि जानते हर कोई है, मानते नहीं है और उसको अमल में नहीं लाते हैं। सबको पता है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, सबको पता है कि हमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है, लेकिन क्या आपको इसमें गवर्नमेंट की वो उदासीनता भी नजर आती है जहां प्लान होते हैं 10 साल 15 साल के लिए और वो 50-50 साल तक एग्जीक्यूट नहीं होते और 50 साल के बाद स्थिति बदल जाती है, फिर हम नए प्लान की तरफ जाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं पहले तो सर के पास लौटूंगी। जैसा कि इन्होंने कहा, अजमेर हाईवे जी, कुछ सालों पहले जब ये एक्सप्रेस वे बना, 4 to 6 लेन कन्वर्ट हुआ, वो सारे नीम के पेड़ न जाने कहाँ नदारद हो गए। जो सरकार ने वादे किए थे कि ये पेड़ इनको छटाई करके रीप्लांट किए जाएंगे, कहीं और शिफ्ट किए जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। हमारा 2021 का जो स्लोगन था सस्टेनेबिलिटी, सो सस्टेनेबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे अगर हम इसी तरह सिर्फ पेड़ काटते चले गए, हम उनको नहीं लगाएंगे, नए पेड़ नहीं लगाएंगे, या हमें वो जागरूकता नहीं आएगी कि ये हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हैं। जी, हमने स्लोगन लिया एक अकेला अर्थ,
मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ या समझाती हूँ या मैं किसी से बात करती हूँ तब भी कहती हूँ एक अकेला प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सरवाइव कर सकती है। जब हमें सबको पता है, हम सब अवेयर हैं कि ये अकेला एक ऐसा ग्रह है जिस पे ज़िंदगी पॉसिबल है, तो फिर क्यों नहीं हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्यों नहीं हम उसके बारे में सोच रहे हैं? अब नहीं तो कब? अगर अभी भी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? नहीं, लेकिन मैम आपको लगता है नहीं, हम तो सब कुछ करने को तैयार हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जयपुर के अंदर बिना सीट बेल्ट के चलिए, पहले नहीं तो दूसरे चौराहे पे आपको पकड़ लिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर क्या नहीं सकती। मुझे ध्यान है आज से 45 साल पहले जब इसको शुरू किया गया विश्व पर्यावरण दिवस को, तब का स्लोगन ही ये था, ओनली अर्थ, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज भी हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन इन 45 सालों में जहां चीजें बदलनी चाहिए थी और बदतर हो गई हैं, तो फिर काम कौन कर रहा है? आम आदमी पेड़ नहीं काटता है, बहुत मुश्किल से, रेयरली कोई पेड़ काटता होगा। जो पेड़ काटते हैं वही वो बात करते हैं कि हमें पेड़ों को बचाना है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें मैम? यानी कि हमें युद्ध स्तर पे कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान लाने पड़ेंगे जी, आम नागरिक को कहीं, क्योंकि कोई भी जिस हाईवे का आप जिक्र कर रहे हैं कोई भी मैम, मिशन वो आम आदमी ने नहीं काटा है, एक भी पेड़ नहीं काटा होगा। लेकिन आम आदमी जिन पहाड़ियों का जिक्र हम कर रहे हैं उनमें से एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने अपने घर के लिए उस पत्थर को तोड़ के अपना घर बना लिया होगा। और ये सब सबके उनके सामने होता है जिनके ऊपर जिम्मेदारी इन चीजों को कंट्रोल करने की। मुझे लगता है कि हम अमूमन ये कहते हैं कि आम आदमी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन आम आदमी तो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जी रहा है। जी, जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, हम किसी भी आंदोलन को ले लें, चाहे हम चिपको मूवमेंट ले लें या हम अमृता देवी का एग्जाम्पल ले लें, वहाँ आम आदमी, जब आम आदमी जागेगा तभी चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। इसलिए हमें, सरकारें अगर नहीं करती, क्या पुलिस के भरोसे हम सब जिंदा हैं, सुरक्षित है? नहीं है। तो क्या सरकार पेड़ लगाएगी तभी हम सुरक्षित होंगे या साफ हवा का सेवन करेंगे? नहीं, हम सबको कहीं ना कहीं इसमें भागीदार होना पड़ेगा। हम सबको ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कि अर्थ जितना ये धरती सरकार को उसके लिए मतलब ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा हम सब के लिए भी, या उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो हम सबको पहल तो करनी होगी और अपना जो रोल है, अपना जो योगदान है वो देना होगा। अकेली सरकारें चंद्रविजय सब कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि सर हम हरे नोटों, कागज के नोटों के चक्कर में हमने सारी हरियाली उड़ा दी है और उसको हमने तिजोरी में कैद कर दिया है, जबकि तिजोरी में हम नहीं रहते। हम रहते हैं इस पर्यावरण के बीच में, इस पूरी दुनिया के बीच में। आज घर से बाहर निकलते हैं, जरा गाड़ी से 4 कदम बाहर रखिए, तुरंत हम महसूस करेंगे कि कोई पेड़ मिल जाए तो हम उसके नीचे सुस्ता लें। उस वक्त वो कागज के नोट काम नहीं आते। आपको लगता है इस अंधी दौड़ ने हमें अंधा किया है? अंधी दौड़ में अंधा डेवलपमेंट के नाम पे हम अंधे हो गए जी, या हमारी आदमी कुछ करेगा तो कुछ सीखेगा। हमने जो गलतियां कर दी उसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है कि अब अति हो चुकी है जी, और इसको रिवाइव नहीं करेंगे तो टाइम से पहले टाइम निकल जाएगा। आपने भी एक एग्जांपल दिया सीट बेल्ट का चालान जी। इसके पीछे एक रोचक स्टोरी है। 35 से 40 साल पहले पर्यावरण की को बचाने के लिए जो मूवमेंट चला था, उसके लिए ये पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पे सर्टिफिकेट बांटे गए थे। ठीक है। और उसके लिए सरकार के पैसा इकट्ठा करना था। अब उसी की कंटिन्यूएशन में आपके जितने चालान हो रहे हैं, मतलब वो सोच तो अच्छी थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते हुए वो बीच में पैसा आ गया। तो ये सभी जगह होता हुआ देख रहे हैं जी। अच्छा, मेरा सवाल तो ये भी है कि जिनके पॉल्यूशन के चालान होते हैं, क्या वो पैसा पेड़ों पे खर्च होता है? वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि सरकार से पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार कोई सी भी हो, आपको उसका ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन सर डेवलपमेंट भी तो एक लिमिट तक होगा ना। एक उदाहरण के तौर पे मैं समझना चाहूँगा, घर में एसी लगाया, चलिए मान लिए लगाया, ठीक है, एक एसी भी कूलिंग करने के बाद उस लिमिट के बाद हम उसको बंद कर देते हैं। सर ये नहीं होता ना 24 घंटे वो कूल कर रहा है। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम कुछ चीज़ों का दोहन कर रहे हैं तो एक लिमिट के बाद जहाँ हमें लगेगा कि हाँ अब ये डेंजर जोन है, वहाँ के तो हम कंट्रोल करेंगे ना। हम वहाँ के नज़रअंदाज क्यों हो जाते हैं? हम ऑलरेडी डेंजर जोन में पहुँच चुके हैं जी। आप एसी की जो सेल है राजस्थान में 3 गुना हो चुकी है इसी सीजन में जी। तो ये कैसे हुआ? और पेड़ों की संख्या कितना गुना कम हुई है या बढ़ी है सर?
सर आज के टाइम में राजस्थान का तो 6% भी नहीं है, 4.3% का जंगल बचा आपका, जी और वो भी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ये अलग अलग जो क्लासीफाइड करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा नेगेटिव ही मिलेगा। जी तो उसके तरफ पिछले 10 साल से तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है भी नहीं। और जो कहा जाता है कि 1 करोड़ पौधे लगा दिए हैं, अगले साल 2 करोड़ लगाएंगे, वो पौधे कहाँ लगते हैं फिर? अब ये तो देखो, आप मीडिया से ज़्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। नहीं सर, एक लक्ष्य होता है ना, हर बार लक्ष्य होता है कि अब बरसात का मौसम जैसे आ रहा है, हाँ, तो हम तो कहेंगे 1 करोड़ पौधे लगाएंगे, 2 करोड़ पौधे लगाएंगे, वो कहाँ चले जाते हैं? 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पब्लिक ने नहीं दिया है, वो गवर्नमेंट ने दिया है। वो गवर्नमेंट अपना काम करे, जी पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा। बरसात का सीजन आने वाला है 1 महीने बाद में। जी आप अपने घर के जितने भी फ्रूट्स आपने खाए हैं, हर घर में 5 किलो आम, 2 किलो आम तो हर आदमी खा ही लेता है। जी नींबू हर एक के काम में आ रहा है, कोरोना ठीक है। के टाइम में भी खूब काम है। उसके बीज को सुखा लें, जी और इस आने वाले बरसात के मौसम में आप 3 इंच का खड्डा खोद के उसमें डाल दें। लेकिन सर अब शहरों में खड्डा कहाँ खोदे, घर में तो खोद नहीं सकते। आसपास कुछ न कुछ तो जगह मिल ही जाएगी आपको, मिट्टी मिल ही जाएगी। इतना हमारा ऐसा भी नहीं कि अमेरिका वाला जी ठीक है, कल्चर हो या जहाँ गार्डन हो, सब जगह। ठीक है। तो इसको आपको अवेयर होना पड़ेगा। जरूरी नहीं जयपुर में ही हो, छोटे टाउन्स में भी हो सकता है ये सारा काम। जी ग्लोबली करना पड़ेगा कि वो इजी वे है, उसमें कॉस्ट भी नहीं लगना कुछ। ठीक इस चीज़ को, इस तरह के प्रोग्राम आपको डेवलप ठीक करने है। पड़ेंगे। लेकिन मीनाक्षी जी, जब मिट्टी में उर्वरकता ही नहीं बची है, 10-10 इंच तक खोद दिया गया है, तो फिर हम कहाँ से क्या उगाएं? क्योंकि मैं इस वक्त देख रहा हूं कि चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या हमारे देश के अंदर भी कई अभियान चल रहे हैं जिसमें हम उर्वरकता की बात करें, मिट्टी बचाव की बात करें। हम पहली बार ऐसा महसूस करें कि हाँ, मिट्टी हमारे लिए ज़रूरी है, वरना कहावत है कि मिट्टी के भाव बिक रही हैं चीज़ें। हमने उसको इतना बेमोल कर दिया है और आज हम उसका मोल समझ रहे हैं। आपको लग रहा है वाकई में हमें वापस उस जैविक पद्धति के तरफ जाना पड़ेगा जिससे हम उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं? अगर हम इस आधुनिक जाल में फंसे रहे तो और बर्बाद होते चले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मिट्टी है वो हमारी धरोहर है, वो हमें अपने नेचर से हमको मिली है, और इसी धरोहर को हमने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संजो के रखना है। अगर 40-50 साल में अगर मिट्टी की उर्वरकता ही ख़त्म हो जाएगी, और ये उर्वरकता किस तरीके से ख़त्म होती है आप देखिएगा, अगर एक मुट्ठी अगर आप लेते हैं अपने हाथ में लेंगे तो उसमें मुट्ठी में 9 से 10 बिलियन जो कि पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा आपके जीवाणु आपके हाथ में आ जाते हैं जी। अब इन्हीं जीवाणुओं को अगर हम मार रहे हैं, खेती इस तरीके से आधुनिकीकरण वाली जो हम खेती कर रहे हैं, और 1.5 घंटे में जितना फुटबॉल का जो एरिया होता है उस एरिया तक का हम 1.5 घंटे में मिट्टी का सर्वनाश कर रहे हैं। और ये जो मिट्टी है, 1 इंच मिट्टी, इसको हज़ारों साल इसको लग जाते हैं बनने में, जिसको हम बहुत जल्दी उस 1.5 घंटे में ही ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ये जो अवेयरनेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लेके आनी पड़ेगी। और अगर हमने ये नहीं लेके आए तो हमारा निश्चित तौर पे जो अभी 20-25 साल हैं, अगर अभी हमने इसके लिए कदम नहीं उठाए तो हम भविष्य में तो अपना जो जीवन है उसको तो हम भूल ही जाएं। हम तो फिर भी हैं, हमने तो अपना जीवन जी लिया, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य बिल्कुल एकदम अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मिट्टी की मैं बात कर रही हूँ, उर्वरकता की जो मैं बात कर रही हूँ, उसका सबसे पहले है कि हमें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या हर व्यक्ति को एक अवेयर करना है, एक दूसरे को बताना है। हमने जो एक मूवमेंट चलाया, सेव सॉइल मूवमेंट जो हमने चलाया, उसमें हमने स्कूल्स में गए, वहाँ जितने कॉलेजेस वहाँ पे गए, और जितने बच्चे थे वो इतने भयभीत हुए, उनको लगा कि एक्चुअल में उनके पास में खाने पीने की अगर चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो उनका भविष्य का क्या होगा। तो उनके पास में एक आवाज़ है, वोट नहीं दे सकते लेकिन पॉलिसीज़ ज़रूर हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं। एकजुटता होके हम पूरा एक कोई ज़रूरी नहीं कि हम धरना करें, प्रदर्शन करें, सड़कों को रोके, रेल को रोके, हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जैसे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने पीएमओ को लेटर लिखे हैं, और यहीं से राजस्थान से 35,000 लेटर्स आज ही पीएमओ में गए हैं और वो प्रधानमंत्री के सामने रखे गए हैं। तो इसी तरीके से अन्य राज्यों से भी लेटर्स वहाँ पे भेजे गए हैं, जो कि एक पॉलिसीज़ बनाने के लिए उनको बाध्य करने की कोशिश की गई है कि आपको इस तरीके से पॉलिसीज़ बनानी है जिससे जो हमारी जो मिट्टी की संरक्षकता है वो बची रहे, और जो मिट्टी की उर्वरकता रहेगी तो तभी हमारा जीवन रहेगा। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे
मेरे एरिया में, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पे पेड़ उगा सकती हूँ, लेकिन मेरा हर साल, हम मेरे आसपास जितने भी फार्मर्स हैं, मैं वहाँ पे हर साल वहाँ पे उनको पौधे देती हूँ। नर्सरी में अभी जून जुलाई में अभी अपनी सरकारी उसमें स्टार्ट हो जाता है, सस्ते में मिलता है, आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, 20, 25, 30, 40 रुपए का एक पौधा है। तो मेरे को ये सिर्फ अच्छा लगता है कि अगर मैं आसपास के जो गांव के ग्रामीण लोग हैं, अगर मैं उनको पौधा दे सकती हूँ तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। तो यही कदम हर किसी को अगर उठाएं तो हमारे निश्चित तौर पे हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह सकता है। ठीक है मैम, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन कमाल की बात है ना, हमें बरसात चाहिए लेकिन हम पहाड़ों को तो काट देंगे, हमें ठंडी हवा चाहिए लेकिन पेड़ों को काट देंगे, हमें घर में सुकून चाहिए लेकिन एसी की जो गर्मी है वो घर के बाहर जाना चाहिए, और इसके अलावा ज़रा सोचिए कि हमें एक अच्छा वातावरण चाहिए लेकिन हम उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं। लेकिन हम बात करें अभी भी नहीं संभले तो फिर क्या होगा? क्या वाकई में छोटे छोटे कैप्सूल हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो जाएंगे जिनसे हम पेट भरेंगे? क्या पानी के भी छोटे छोटे कैप्सूल हम लेंगे? क्या ऑक्सीजन के लिए पीछे सिलेंडर लगाएंगे? और मान लीजिए कोई हॉलीवुड की मूवी के सीन नहीं है, ये आने वाला भविष्य है जो इसी तरीके से आपके सामने बढ़ेगा अगर हम नहीं संभले तो। नरपत जी, क्योंकि एक लंबा सफर आपने तय किया है, मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में जागरूकता लोगों के अंदर आ रही है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सुनते जरूर हैं कि पृथ्वी गोल है, सच्चाई है कि हम उस गोल रेखा में हम भी घूम रहे हैं। जहां से हम शुरू हुए थे उसे एक लाइन पर आकर हम कहते हैं कि हम संपन्न हो गए, विकसित हो गए, और वहां से वापस हम उस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमें पेड़ चाहिए, गांव चाहिए, खेत चाहिए, हरियाली चाहिए। क्या ये जागरूकता दिखाई दे रही है लोगों में? बिल्कुल, मैं जहाँ से गुजरा हूँ, वो जिनके साथ मैंने कार्यक्रम किए हैं, वो लोग मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहाँ से मैं 3 साल से देखता आ रहा हूँ, वो हर गतिविधि में, हर कार्यक्रम में छोटे मोटे पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम करते रहते हैं जी। जैसे कोई किसी का जन्मदिन हो गया, शादी की सालगिरह हो गई, कोई भी XYZ कार्यक्रम हो, पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि हम जितना हो सके इतना पर्यावरण में अपनी भूमिका निभाएं। हम एक छोटे छोटे कड़ी के माध्यम से, एक छोटे छोटे कार्यक्रम से आम जनता को कैसे पर्यावरण के प्रति कार्यक्रम से जोड़े, हम कैसे पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक करें। तो एक छोटे छोटे कड़ी के माध्यम से जनता को छोटा सवाल आपसे कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना मिलता है? क्योंकि अगर आप कितना 94,000 से ज्यादा पौधे वितरित कर चुके हैं जी, क्या गवर्नमेंट आपको अभियान का हिस्सा नहीं बनाती कि चलिए हम आपको पौधे देंगे, पूरे राजस्थान में बांटिए? देखो, मैं किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करूंगा। नहीं, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं। सरकार का मुझे कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक, मैं टोटल खुद की स्तर पर वैसे में निकला हूँ। कई अलग अलग NGO का मुझे शुरुआत में और लास्ट में सपोर्ट मिला, मुझे सरकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला है अभी तक। जो भी मैंने किया वो खुद के स्तर पर किया मैंने, जरूर कहीं नहीं, मुझे लगता नहीं ना इसके अलावा आप कुछ करते होंगे, क्योंकि जब इतने लंबा सफर आप एक जिंदगी का बड़ा हिस्सा आप साइकिल पे ही निकाल गए हैं तो आपकी जिंदगी का मकसद ही हो चला है, और जब जिंदगी का मकसद ही हो चला है तो सरकार अपने मकसद को आपके थ्रू पूरा कर ले। मैं 2013 से लगातार इस कार्य में सक्रिय हूँ। शुरुआत में मेरे जीजा जी के साथ एक मिठाई की दुकान पे नौकरी करता था, वहाँ पर मुझे जो 13,000 रुपये सैलरी मिलती थी उसको मैं पूरी एक पर्यावरण पे खर्च करता था जी। हाँ, तो सरकार का तो कोई सपोर्ट नहीं था। जैसे गर्मियों के दिनों में अगर मैं जैसे कहीं कार्यक्रम चला दिया प्लांटेशन का, या गर्मी के दिनों में वन्य जीवों को पानी के लिए, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप के माध्यम से एक फ्रेंड लोग पैसे इकट्ठा करके या पौधे खरीदना है, कुछ भी पर्यावरण की गतिविधियाँ करना, तो एक ऐसे सहयोग मिल जाता है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊँगा। मीनाक्षी जी, क्या वाकई में मैम आपको लगता है कि वर्तमान स्थिति में हम सिर्फ बातें करते हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं अपने आप को इससे अलग नहीं रख रहा हूं, कि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, एक बड़ा दिन आएगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर सब अपने अपने काम में मशगूल हो जाएंगे, अगले साल फिर बातें करेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बातें क्यों हम करते हैं, सिर्फ हम बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम अभी तक
उस चीज़ को इतनी संजीदगी से नहीं देख पाए हैं। हमें अब वो मौका आ गया है, समय आ गया है कि अब नहीं तो कभी नहीं। वो अगर हमने ये ठान लिया कि अगर हमें अपना भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखने लग जाए और बच्चों का भविष्य अगर हम ये सोच के चलें कि बिल्कुल ही नहीं रहेगा, तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। और कदम उठाने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिसीज़ भी बननी चाहिए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। हम अंडमान गए थे, तो वहाँ पे क्या है, द्वीप हैं, अलग अलग आइलैंड्स में हैं। तो उन्होंने हमारे पास में जो पानी पीने की जो बॉटल्स थी या जूस की कोई बॉटल है, तो अगर 5 की संख्या है, पर बॉटल उन्होंने 500 उन्होंने अमाउंट हमसे रख लिया। तो हम चकराए कि आप हमसे ये पैसे क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि क्योंकि आप जब तक ये वापस अपनी 5 की 5 बोटल्स नहीं लेके आएंगे, तब तक आपको ये 500 रुपये आपको रिफंड नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको रूल्स के साथ में भी आपको थोड़ी बहुत अपने जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे, तभी आपका एनवायरनमेंट बचेगा। और साथ ही साथ हम लोगों को ही अपने आप स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सरकार पे हमको नहीं थोपनी चाहिए हैं, और अपने एटलीस्ट हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको तो हम हरा भरा करें, हम एक मिसाल पैदा करें। वहाँ अगर हाईवे में अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, आजकल जैसे केदारनाथ के लिए भी बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें की गई हैं, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटा गया है। तो बैलेंस करने के लिए एटलीस्ट हम जहाँ रहते हैं हम पहले उसको सुरक्षित करें। तो जब तक हम यही उसको तो समस्या है मैम, हमारे बच्चे को छोटी सी चोट लग जाती है ना तो हम चिल्लाने लगते हैं। और हम 100 साल पुराने 200 साल पुराने पेड़ों को चुटकियों में काट देते हैं। हम सोचते तक नहीं है उसके बारे में। विभूति सिंह जी, जिस तरीके से वन्य जीवों की संख्या सिकुड़ रही है, और मैं कह सकता हूं कि चाहे वो हमारे राज्य पक्षी हो, राज्य पशु हो, राष्ट्रीय पक्षी हो या राष्ट्रीय पशु हो, वो सब एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। बस वो अब दिखाने के लिए रह गए हैं। और ऐसी स्पीसीज हर दिन ऐसी हमारे बीच में से आ रही है। अब हम अपने घर के अंदर सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाहट नहीं देखते हैं, अमूमन नहीं देखते हैं। मोर दिख जाए तो हमें ऐसा लगता है शहर के अंदर ना जाने क्या देख लिया हमने। तो इसको कैसे हम वापस बैलेंस कर सकते हैं? कहीं ना कहीं इस बैलेंस को पूरा करने के लिए हमें कुछ पहल करनी पड़ेगी। जो वो पहल हमें गवर्नमेंट से नहीं करनी है, वो हमें स्वयं से करनी है। जी, हमारा एक अभियान चल रहा है जिसको नाहरगढ़ मैटर्स नाम दिया है हमने। और नाहरगढ़ पे हमने काफ़ी सारे जितने भी वन्य जीव हैं उनको बचाने के लिए पिछले 1 साल से हमारे कंटिन्यूस वहाँ पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हम अब तक वहाँ से 60,000 टन प्लास्टिक इकट्ठा और कांच की बॉटल्स इकट्ठा कर चुके हैं। जी। तो वहाँ पर जैसे कि आपको पता है मोर, अच्छा, आप उनको सीधा इशारा कर रहे हैं जो वहाँ जाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, बड़ी बड़ी हाथ में बोतल्स लेते हैं, फिर सेल्फी को साथ ले आते हैं और गंद को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। जी, मैं बिल्कुल वहीं इशारा कर रही हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी बारिश होती है तो हम अपने स्कूटर, अपनी गाड़ियाँ लेकर चले फिरते हैं वादियों में घूमने, हरे हरे पेड़ों के झोंके हवा खाने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमने कुछ बॉटल्स ली, ड्रिंक की, फेंकी, हमने प्लास्टिक में मैगी खाई, हमने मैगी बनाई, वहाँ पर खाना बनाया, वहाँ फेंक दिया कचरा। और फिर क्या, इवन वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिली हैं जो कि शायद साधारण दुकानों पे भी नहीं है। कुछ ड्रग्स के आइटम्स, इस तरह की चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए वो वहाँ हो रही है। और इससे किसको नुकसान हो रहा है? प्रकृति को, प्राकृतिक जीवों को, हमारी लेपर्ड्स को, जो कि शायद देखने को भी नहीं मिलते। और हरियाली इतनी ज़्यादा, हम वहाँ पर इतना गंदगी फैला चुके हैं कि उन्हें अपने ही घर से बाहर आना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, फिर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं और वापस उन्हें वहीं धकेल देते हैं। जी। वे फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्वयं से पहल करनी होगी। क्यों हमारे स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, क्यों हमारे कॉलेजेस में हमें इस तरह के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स नहीं दिए जाते जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं? क्यों हम बच्चों को सिर्फ थ्योरी क्लासेस? मैं तो ये कहूँगा कि इतनी जागरूकता सबके अंदर है। घर के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि हमने एक जगह चीज़ खाई उसको यूँ फेंक दिया दूसरे कोने में। नहीं फेंकते हैं मैम हम। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम बाहर जाके जानवर ही हो जाते हैं, यही समस्या है। जब तक हमारे, ऐसा हो सकता है मैम, मुझे बताइए आप, कि कोई गंदगी किसी के घर में फेंकता रहे, लगातार फेंकता रहे और वो कुछ ना कहे? नहीं हो सकता ना। लेकिन हम करते हैं ये चीज़, हर दिन करते हैं। नीलम चौधरी जी, मैम क्या वाकई में, क्योंकि आज मैं इस प्रोग्राम में चाहता तो बड़े बड़े आंकड़े लेके आता, बड़े बड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता जिससे लगे कि हाँ हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे कॉमन मैन समझ नहीं पाता। और इसलिए मैं सारी वो मोटी बातें कर रहा हूं जो आम आदमी की समझ में आए।
नीलम जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है वर्तमान स्थिति के अंदर डेंजर जोन में तो हम खड़े हुए हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं? और क्या ये नियम होना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो या फिर सरकारों की तरफ से हो, कि अगर इतना इलाका हमने डेवलप किया है, जिसे हम आवासीय कहें, औद्योगिक कहें या एक्सेट्रा जो भी कहें, तो उसके पैरेलली हम इतना करेंगे और पहले ये होगा, बाद में फिर वो इलाका डेवलप होगा। क्योंकि अगर वो पहले इलाका डेवलप हो गया तो बचेगा, वरना वो भी नहीं बचेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल अपनी खुद की सोसाइटी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का लेना चाहूँगी। बिल्डर ने ग्रीन बेल्ट बनाया, कहने को बनाया, लेकिन क्योंकि उसे परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया, वो ग्रीन बेल्ट आज तक नहीं बना। लेकिन शायद धन्य वो लोग जिन्होंने सबने मिलकर ये सोचा कि ग्रीन बेल्ट तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम अपने घर के बाहर जो एक छोटा सा पार्क है, जो एक छोटा सा गार्डन है, उसको अच्छे से डेवलप करें। जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जयपुर के मध्य से रहते हुए जयपुर के बाहर, जिसको सबब कहते हैं हम लोग, मैं वहाँ रह रही हूँ और मैं बहुत अच्छा सा, बहुत सुकून महसूस करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि मैंने अपने घर के बाहर पिछले 5 सालों में एक अच्छा नीम का पेड़ बड़ा कर लिया है, जिसे मुझे कहा जा रहा था इसे काट दो, सारी नालियाँ, आपका घर, दीवारें, जो इसकी नींव कमज़ोर हो जाएगी। नींव तो हमारी कमज़ोर हो चुकी है, कहाँ नींव बची है? जब पेड़ नहीं है तो नींव तो ख़त्म है, क्योंकि धरती ही नहीं रहेगी तो नींवों का क्या करेंगे हम? तो ये फैक्ट है, ये बहुत वाजिब सी बात है कि अगर हमने उसके बदले में ग्रीन एरिया नहीं डेवलप किया, जैसा अगर हम चिड़ियों की बात करें तो मैं अपने घर में ऐसी ऐसी चिड़ियाँ सुबह देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने छत पे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, नीम का पेड़, मैंने ये सब अपनी छत पे गमलों में लगा रखे। मैं अगर ज़मीन नहीं है तो कम से कम एक 6 फीट 8 फीट का पेड़ तो देख सकती हूँ छत पे। कुछ तो सुकून देगा, कुछ तो फायदा देगा वो। आपने मुझे सुकून पहुंचाया मैम, आपने नीम का जिक्र किया, मुझे बचपन की याद आ गई जब हम उसकी मीठी मीठी निबोली खाते थे। और वो निबोरी गिरती है, एक नया नीम उग जाता है और शायद कोई और समझदार आपको देख के मोटिवेट हो जाता है कि चलो इन्होंने एक नीम पाला, मैं भी एक पाल लूँ। आज मैंने 4 साल में अपनी सोसाइटी में शायद कई लोगों का एक मोटिवेशन का रीज़न बनी कि ऑलमोस्ट हर घर में एक नहीं तो छोटे मोटे तो कम से कम 100 में पेड़ हो गए। मतलब ये फ़र्क पड़ा है। तो एक से एक अगर हम हाथ से हाथ मिलाएंगे तो परिवर्तन आएगा, लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। और ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो हमें अंदर से घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यकीन मानिए हमें सुकून फिर भी वहीं मिलता है जब हम उसके बगीचे में पहुंचते हैं या उस इलाके में पहुंचते हैं जहां उन्होंने हरियाली की हुई है, पौधे लगाए हुए हैं। चंद्र विजय जी, सर छोटी छोटी पहल तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हर इंसान देश का अगर ये सोच ले कि चलिए एक ही पेड़ लगा लेते हैं तो एक दिन में 135 करोड़ पेड़ लगेंगे सर। और 135 करोड़ पेड़ों का मतलब ये है कि हम पूरे स्ट्रक्चर को जीरो कर देंगे, जीरो से शुरू कर देंगे। आपकी बात को मैं शुरू में आपको बोला, मैं एक अवेयरनेस की शुरुआत करनी ज़रूरी है। हम बातें कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है जी। आपने जैसे पहले बोला कि हम सिर्फ बातें करके रह जाते हैं, बातें करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अपने घर से यदि मैं शुरुआत करूं, सीजन आ रहा है बरसात का, मानसून आने वाला है, हर आदमी यदि ये प्रण कर ले कि मेरे को 10 पेड़ लगाने हैं तो आपका टारगेट अचीव होता है जी। और उसके लिए आपको कहाँ से पेड़ लाना है, ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। नहीं, लेकिन कहाँ से पौधा लाना है, पेड़ कहाँ लगाना है, मैं कुछ चीज़ें समझना चाहता हूँ और ये मुझे वाकई में समझ नहीं आती। राजस्थान की बात करते हैं सर। राजस्थान के लिए हमने बड़े बड़े ग्रिड बना रखे हैं और बिजली उत्पादन के लिए हम इतने कोयले का इस्तेमाल करते हैं राजस्थान में जिसकी हद नहीं है। लगातार थर्मल यूनिट्स काम करती है जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, औद्योगिक इकाइयाँ अलग से चल रही हैं, जबकि राजस्थान का एक बड़ा भूभाग जहाँ से हम सौर ऊर्जा अनंत ले सकते हैं, इतनी ले सकते हैं कि हम राजस्थान को तो इलेक्ट्रिसिटी में पूरा कर ही दें, हम बाकी राज्यों को भी सप्लाई कर दें। और ये आज से नहीं है, जब से राजस्थान है तब से ये चीज़ें हैं हमारे पास। इसका दोहन क्यों नहीं करते हम? मैं दोहन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोहन अच्छे के लिए होगा। बात आपकी बिल्कुल सही है। पिछले 10 साल के अंदर जो सोलर पावर प्लांट के आंकड़े आए हैं राजस्थान में, नागौर, बीकानेर जी में अच्छा प्रोडक्शन शुरू हुआ है। एक समय था हमारी यहाँ की लाइट 4 से 6 घंटे जाती थी जी हर घर के अंदर, आज वो नहीं जा रही है। हम पॉजिटिव वे में हैं, लेकिन जहाँ तक सर उसके बड़ा कारण तो थर्मल इकाइयाँ हैं ना। हाँ, हम थर्मल पावर प्लांट की जो बात कर रहे हैं उनको मेरी जो
ओपिनियन है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हर जगह से हैजार्डस रूप दे रही है। जी, उसका जो पॉल्यूशन हो रहा है वो आसपास की पूरी अर्बन एरिया को या उसके जो ये विलेजेस हैं उनको बर्बाद कर रहा है। और वाटर पॉल्यूशन वहाँ पे अति हो चुकी है। जो कोटा के आसपास आप जी। ट्रेन से भी निकलेंगे तो आप स्मेल आती है, स्मेल आएगी, सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक बात है। तो ये सब चीज़ें आपको जो चीज़ हमने यूज़ कर ली है नेगेटिव है उनको तुरंत बंद करना चाहिए। अब जी। अच्छा सोलर का बहुत अच्छा हमको डेवलपमेंट जो आ रहा है उसको आपको 10 गुना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी, हमारे सोर्सेज पूरे मिलेंगे, हम अपने सस्टेनेबिलिटी पे पहुंच जाएंगे। और सर ये भी तो हो सकता है ना, जैसे शहरी क्षेत्र में हम हैं, हाँ जी, बिल्डिंग के ऊपर सोलर प्लेट्स लगाई जाए और गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फ्री दी जाए कि चलिए आप यूज़ कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इतना भी गवर्नमेंट कर देगी तो उससे उसका बहुत पैसा बचेगा जो वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्काउंट वगैरह चलते हैं घर के अंदर, आपका जैसे जी, 3 वाट तक इतना, 10 वाट तक लेंगे कनेक्शन तो 20% का रिबेट मिलता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी की बात है वो एक कमाई का जरिया है। जी। बस साफ से दो बोलूँ तो कमाई का मैं तो जरिया। सर आज सरकार की कमाई पे बात नहीं कर रहा, मैं तो आज नहीं, पर्यावरण की बात नहीं, कर रहा नहीं, हूँ हमको कि भाई हमारे पास जब हमारे ऑप्शंस पास हैं जो लेकिन चीज़ हम है ही नहीं, ऑप्शन पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो चीज़ है ही नहीं है, जी। जिसकी स्केर्सिटी है, उसमें आपको प्रोडक्शन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, अभी आप सोलर प्लांट पे बहुत एक्स्ट्रा जा सकते हैं, आप आसपास के 4-5 राज्यों में भी सप्लाई कर सकते हैं जी। लेकिन उसके लिए एक विल पावर की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि सर जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं ना तो हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो, पर्यावरण वायु का पोल्यूशन हो, जमीन का पोल्यूशन हो, बेसिकली हम पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। नहीं, पिछले 40 पोल्यूशन को हम खत्म कर देंगे। जैसे जितने भी वाहन हैं, अगर हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ जाएं, बायोफ्यूल की तरफ हम कम हो जाएं, तो बाकी चीज़ें बदल जाएंगी, आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। एसी का कोई दूसरा अल्टरनेटिव हो तो उससे भी काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। औद्योगिक इकाइयों को हम ऐसी जगहों पर शिफ्ट करें जो शहरों में हो ही ना। अब सोचिए जैसलमेर के रेत के रेगिस्तान के अंदर औद्योगिक इकाई चल रही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि वहाँ आसपास का इलाका इतना अच्छा है कि वहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन इशू आएगा पानी का। देखो, जो भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, पानी चाहिए, लेबर चाहिए, वो सब जी। भी उस इलाके में होनी चाहिए। तो उसकी वायबिलिटी तो उसके हिसाब से सोचनी पड़ेगी अपने को। जी, जहाँ तक हमको अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उसकी संभावनाएं निकालनी पड़ेंगी। जी, अल्टरनेटिव सोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपका ठीक जो है। बैटरी चालित जितनी भी आ रही है गाड़ियाँ, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। नरपत जी आपका भी शुक्रिया, मीनाक्षी जी, विभूति जी, नीलम जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल समस्या हमारे साथ ये है कि हमारे लिए हर चीज़ जो हमसे जुड़ी है वो प्रायोरिटी है, और जिससे हम जुड़े हैं वो सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ना जाने किस पोजीशन पर है। क्योंकि अगर वो सेकंड भी हमारे लिए प्रायोरिटी होती तो हम उसके लिए संजीदा होते और इतने डेंजर जोन में हम नहीं होते। अगर हम पर्यावरण को प्रायोरिटी बना लेंगे तो बाकी चीज़ें यकीन मानिए आपको और ज़्यादा सुकून देगी। नमस्कार।